So my dear student, today we are going to start one new chapter that is very interesting, chapter number 2, linear equation in one variable, not two variable, one variable। और देखिए क्लास 7th में भी आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, उसमें भी आपने इक्वेशन को सॉल्व किया था हेड एंड ट्रायल मेथड से। याद आया कुछ? हेड एंड ट्रायल मेथड से आपने उसको सॉल्व किया था। इस क्लास 8th में हम लोग इसको सेपरेशन से सॉल्व करेंगे, यानी कि जैसे वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड में करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, और अलग अलग डिफरेंट टाइप के लीनियर इक्वेशंस जो बनेंगी उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये अलजेब्रा का एक पार्ट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, वैसे तो पूरी की पूरी मैथ्स आपकी इंटरेस्टिंग है और मैथ से बढ़ के कोई भी सिंपल सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना। तो इसी को दिमाग में रखना है कि मैथ्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट और बड़े से बड़ी हम लोग प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो इस शुरुआत करने के पहले सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और दूसरा है आपका लीनियर इक्वेशंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी डिग्री में हो सकता है। जैसे हमने कहा कि x + 1 दैट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने लिखा x y + z दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने लिखा x² + 1 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने लिखा y² + 2y + 1 दैट इज आल्सो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या है? जिसमें अलजेब्रा का मतलब हो गया वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल आ जाए ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए मैं इक्वेशन की अगर बात करूं तो इक्वेशन में मैंने लिखा है x + 1 = 0, फिर लिखा मैंने y + 3 = 0, फिर मैं लिख दे कि 2y + 6 = 8 एंड 3z + 9 = 10, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये क्या है? इक्वेशन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? केवल इस इक्वलिटी का डिफरेंस है। ये देखो यहाँ इक्वल आ गए, ठीक है ना, ये इक्वल ही इन दोनों को अलग कर रहा है। नंबर एक चीज समझो कि ये अगर इक्वल ना हो तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो जाएंगे। यानी यहाँ मिसिंग क्या है? यहाँ इक्वल मिसिंग है, देख रहे हैं ना, यहाँ इक्वल मिसिंग है इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहां पर इक्वल आ गया इसलिए क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया इन वन वेरिएबल। देखो ये है वन वेरिएबल, मैंने अभी लिखा लीनियर इक्वेशन और यहां मैं लिख दूं इन वन वेरिएबल। तो आपके दिमाग में है कि क्या वन वेरिएबल ही होता है? नहीं, लीनियर इक्वेशन देखो ये भी है, x + y = 2 है ना, 3x - y = 6। तो ये क्या है? ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 2। यहाँ देखो वेरिएबल क्या है? 2। ठीक, अगर मैं लिखूं x² + 2 = 8 तो क्या ये लीनियर है? नहीं, दैट इज नॉट ए लीनियर। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि लीनियर की हम पहचान कैसे करेंगे? देखो इन सब की डिग्री देखो, डिग्री मीन्स पावर। देखो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? तो आप कहोगे कुछ भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, अगर लिखा है केवल x, तो आप कहोगे इसकी डिग्री क्या है? 1। यहाँ क्या लिखा? y, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो यहाँ पर इसकी x की डिग्री क्या है? तो आप कहोगे 2 है। तो जो वेरिएबल 1 डिग्री को कंटेन करता है वो सभी क्या है? लीनियर है। जैसे यहां पर हम कह रहे हैं ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये लीनियर इन टू वेरिएबल में आ गया। अच्छा, वन वेरिएबल में क्या है? केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। देखो यहाँ केवल x है, केवल y है, केवल y है, केवल z है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। और यहां भी ये लीनियर इक्वेशन क्या है? 2 वेरिएबल है, यहां पर भी 2 वेरिएबल है। यहां ये देखो डिग्री 2 हो गया, ठीक, ग्रेटर देन 1 हो गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो गई। अगर डिग्री 2 है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं।
तो यहां पे अगर आप बोलोगे इसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बात आ गई समझ में? और क्यू पावर डिग्री 3 तो क्यूबिक हो जाता, लेकिन और 3 वेरिएबल भी होते हैं क्या? यस, इसमें भी आपकी इक्वेशन होती है। जैसे ये है तो ये क्या है? ये भी लीनियर है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो ये तो बात हो गई सिंपल सा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आ गया? दोनों में केवल अंतर किसका रहेगा? इक्वल का रहेगा। लेकिन ये इसमें डिग्री ये भी, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। लेकिन लीनियर वर्ड जब जुड़ जाएगा, लीनियर क्या कहता है? डिग्री 1 इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल की केवल एक ही डिग्री होगी। अब देखो दूसरा ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एक सिंपल सी चीज, लीनियर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको रेखीय, रेखीय। और इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण, समीकरण। अब ध्यान से समझो, रेखी माने होता रेखा, रेखा मीन्स होती लाइन, यानी लाइन कैसी होती? स्ट्रेट, ऐसे हो या इस तरह हो या ये स्ट्रेट होगी, कभी टर्न नहीं करेगी। लाइन कभी ऐसे नहीं हो सकती, ठीक, हमेशा क्या रहेगी? स्ट्रेट लाइन होगी। इसीलिए इसको क्या बोला गया? लीनियर। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना जितने का, तो वो सभी क्या बनेंगे? स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, कभी टर्न नहीं करेगी, क्वाड्रेटिक का घूम जाएगा, ठीक है ना। लीनियर का हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेट में रहेगा। और कहां रहेगा? एक प्लेन में रहेगा। लेकिन ये कहां चला जाएगा? ये 3D में चला जाएगा, एक्स वाई जेड आ गया। तो यहां पर ये क्या रहेगी? स्ट्रेट हो जाएगी। दूसरा समीकरण, समीकरण मीन्स होता है इक्वेशन, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन डिफाइंड हो रही है इस इक्वल से। तो ये इक्वल है ना, जो ये 2 पार्ट में इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, जो जिसको हम लोग एक क्या बोलते हैं? LHS एंड RHS, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलेंगे LHS और राइट हैंड यानी इक्वल के राइट साइड में जो होगा उसे हम बोलेंगे RHS। मैथ की एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती कि मैथ हमेशा बैलेंस में रहती है। बैलेंस जानते हैं आप, चाहे किसी भी क्वेश्चन के आप 100 लाइंस लिख दो, लेकिन हर लाइन की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल रहेगी। अभी हम लोग जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, बैलेंस में रहते हैं। मैथ्स हमेशा बैलेंस में चलती है, यानी LHS और RHS हमेशा दोनों इक्वल ही रहेंगे। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो कुछ ना कुछ हमारा सोल्यूशन गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, उसमें हम कुछ मिस्टेक करके आए। सो LHS ऑलवेज इक्वल टू RHS। और इससे हम अपने सोल्यूशन को वेरीफाई भी कर लेते हैं कि अगर हमने जो भी सोल्यूशन निकाला इक्वेशन का, अगर मैं रखूं तो मेरे LHS और RHS दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन निकला है वो कुछ उसमें मिस्टेक है। तो ये अच्छे समझ में आ गया। तो चलो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में टोटल आपको 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है, और इन 12 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं जिनको हम लोग नहीं करेंगे, बाकी जो थोड़ा डिफरेंस है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये सभी क्वेश्चन आप ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन 7th क्लास में आप कर चुके हो, और शायद मैं कहता हूं कि इससे डिफिकल्ट भी का आपने किए होंगे अगर किसी रिफ्रेशर का यूज किया होगा तो। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार फिर से 2.1 में सेम क्वेश्चन में। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग सीख लेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको पहले स्टेप में देखना क्या होता है। सबसे पहले आप काउंट करो कि हाउ मनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन, हाउ मनी टर्म्स। तो टर्म का जो डिवाइडेशन होता है वो प्लस और माइनस करता है, प्लस और माइनस से हम लोग टर्म की काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहां देखो पहला टर्म क्या है? x है, दूसरा टर्म क्या है? 2 है, और तीसरा टर्म क्या है? 7 है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, कहेंगे इसमें सर 4 टर्म्स हैं। कैसे? कहेंगे एक 7 है, एक x है, एक 9 है, एक 16 है। तो गलत हो गया, उनका बेसिक मैथ्स थोड़ा वीक है। तो यहां पर हमको ये सीखना है। तो जब आपने देखा इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। नंबर 1 स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप चलते हैं। दूसरा स्टेप कहता है कि यू फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स आर वेरिएबल टर्म। देखो 2 तरीके के टर्म्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल टर्म, एक होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। इनके अभी नॉलेज होना चाहिए। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू मुझे ना पता हो या उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट टर्म दैट इज द फिक्स्ड टर्म। देखो हिंदी में दैट इज वेरी क्लियर कि x
इन वेरिएबल टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? चर। और कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। ठीक, अचर, आ माने नहीं, जो बदला ना जा सके वो है अचर। और जिसे हम चेंज कर लें, जैसे अभी x की वैल्यू हम लोग 2 रख दें, 3 रख दें, कुछ भी हो सकती ना, अभी नहीं मालूम, लेकिन 2 2 रहेगा, 7 7 रहेगा। तो सबसे पहले आपको सेपरेशन करना है। वेरिएबल को हमेशा आप कोशिश करिए लेफ्ट साइड में रखिए और कांस्टेंट को ले जाइए राइट साइड में। तो यहां पर वेरिएबल x है तो यहां x रहेगा लेफ्ट साइड में, और इक्वल टू लिखिए, जो पहले से ही लिखा हुआ है उसे आप पहले लिखो। ये नहीं कि पहले इसको लिखने लगे, लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ये दिमाग में नहीं आना कि क्या गलत हो जाएगा क्या, नहीं, दैट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन एक मेथड होता है, हमें वैसे ही लिखना है। तो जैसे हमने लिखा x इक्वल टू, पहले से यहां क्या लिखा 7, आप देखो माइनस का 2 है, अगर राइट साइड में आएगा तो साइन चेंज कर देगा। ध्यान देना, जब कोई भी टर्म्स LHS से RHS में जाता है तो उसका साइन है ना वो चेंज होता है, प्लस है तो माइनस है, माइनस होगा तो प्लस, लेकिन किसके साथ? अपने टर्म से। किस टर्म से वो बिछुड़ रहा है, वो अलग किससे हो रहा है? x से। किस रिलेशन के साथ? माइनस के रिलेशन के साथ, तो जा रहा क्या? प्लस हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 9। अब आप इसे चेक कर सकते हो ये सही है गलत है, तो हम क्या करेंगे? LHS में वैल्यू रख देंगे। देखो LHS में क्या आएगा? 9 माइनस 2 दैट इज 7 आ गया, और यही आपका RHS है 7। तो ऐसे हम अपनी इक्वेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ये बात आ गई समझ में अच्छे से? चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन सेम है। यहां पर +3 लिखा है ना, ये कहां चला जाएगा? राइट साइड में, तो 7 आ जाएगा आंसर। हम लोग थर्ड में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करा? 6 इक्वल टू z+2। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आ गया जहां पे वेरिएबल आपको राइट साइड में मिल रहा है और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है, और हमने कहा लेफ्ट साइड में वेरिएबल लिखना है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक लाइन क्या करो कि पूरा का पूरा RHS को LHS में ले आओ, और पूरा का पूरा LHS RHS में ट्रांसफर कर दो, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। जैसे हमने कहा पूरा का पूरा पार्ट जो भी RHS में हमने LHS में लिख दिया z+2, और पूरा का पूरा जो LHS है वो राइट साइड में लिख देंगे, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, करना ही नहीं है आपको, साइन चेंज नहीं करना है। पूरा का पूरा RHS हमने लेफ्ट साइड में लिखा और इसको राइट साइड में लिख दिया। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया ना आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सिंपल हो गया। तो बस जस्ट यू राइट 6 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4। आप चेक भी कर लो, देखो 4 यहां रखो तो 6 आता है ना, RHS 6 आएगा तो LHS भी देखो 6 है। अब देखो थर्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ये आपको फ्रैक्शन आ गया, यानी रेशनल नंबर आ गया आपका, फ्रैक्शन में दिया 3/7 17/7। कोई टेंशन नहीं, आप न तो इसमें एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से करना है बिल्कुल। 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 लिखा है ना। वेरिएबल केवल एक ही टर्म्स है, उसको LHS में रखो और राइट साइड में जो लिखा उसे लिखो, और LHS में जो भी लिखा उसको राइट साइड में ले जाओ, ऐसे। ठीक, अब क्या आएगा? x इक्वल टू 14/7। मैंने बिना एलसीएम लिए किया हुआ है, क्यों? आपको इतना मालूम होना चाहिए कि यहाँ डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्ट हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए। तो कितना आ गया आंसर? x 2 जा 14, यही आंसर हो गया। आप चेक कर लो, अगर हम लोग यहाँ पे LHS में 3/7 प्लस 2 रखें और एलसीएम लें तो क्या आएगा? 14 कितना आ गया? 17/7 आ गया। देखो ये RHS है कि नहीं है? सॉल्व हो गया। ठीक, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 6x इक्वल टू 12। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो 6 है ये अभी तक हमने जो ट्रांसफर किए कांस्टेंट वो प्लस हो रहे थे या माइनस हो रहे थे। यहां पर जो 6 है वो x के साथ, इन वेरिएबल के साथ कौन सा रिलेशन रखा है? उसने यहां वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रखा हुआ है। आप 6x का मतलब क्या होता है आप समझिए ना, 6 इंटू x होता है। ठीक, 6x का मतलब 6 इंटू x, यानी 6 का x के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो वो राइट साइड में जब जाएगा तो रिलेशन उसका चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 12/6 लिख देंगे। ठीक, तो 6 2 जा क्या आ जाएगा? 12। तो यही आपका आंसर हो गया। x इक्वल टू 2 वैल्यू रख के देखो, यही आएगा ना। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग 6 वाले क्वेश्चन में बात करें तो t/5 इक्वल टू 10 है। ध्यान देना, इस 5 का इस वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है? तो आपको डिवाइड का, तो डिवाइड का है तो ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50।
ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। अब देखो इसमें स्टेप याद रखो, हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्टेप से आप चलिए। देखो यहाँ 3 को पहले हटाना होगा। सबसे पहले अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले फर्स्ट यू विल क्लियर टू इस डिनोमिनेटर। सबसे पहले आपके इसके डिनोमिनेटर को राइट साइड में ले जाओ, और डिनोमिनेटर किस में है? डिवाइड में है, तो ये राइट साइड में जब जाएगा तो 18 इंटू 3 हो जाएगा। यहां तक आया संजय? अब देखो यहां एक चीज और याद रखना है, डोंट मल्टीप्लाई। आप जल्दबाजी मत करो, ठीक है कि अरे अब 18 का इंटू 3 में कर लेते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। नहीं 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 करना है, कैलकुलेशन जब बिल्कुल लास्ट में करना है, लास्ट में। तो 18 3 मत करो, अभी इसको लेके और आओ। तो देखो x इक्वल टू क्या होगा? देखो ये इंटू में था, अब ये आके डिवाइड में हो गया, यानी 18 इंटू 3 अपॉन 2। ठीक, ये चीज समझ में आई? अब देखो ये 2 से ये कैंसिल हो, ये तो छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन होंगे तो आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा बड़े कैलकुलेशन में। तो 9 आ गया, 9 3 जा कितना हो गया? 27। तो व्हाट इज ए वैल्यू ऑफ x? 27 आ गया आंसर। आप 27 यहाँ रख के देखो तो 3x की जगह तो 3 9 जा 9 2 जा 18, ऐसे आ गया। तो ऐसे हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। कैसे? देखो 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। अब ऐसे क्वेश्चन में जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको कराया था इसमें कि पूरा RHS LHS में ले आया, ठीक है ना, इसमें भी आप वैसा ही कर सकते हो, वैसा ही कर सकते हो। तो आपके दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन बनना होगा कि सर अगर ना करें तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, एब्सोल्युटली दैट इज आल्सो बी करेक्ट, वो भी सही होगा। जैसे मैं देखो यहां करके दिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जहां देखो सिंगल टर्म है, ध्यान देना ये सिंगल टर्म है और यहां भी सिंगल यानी वन टर्म है क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं y से इसको अलग करूं तो ये डिवाइड है, तो ये इस साइड आके इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, इक्वल टू y लिखोगे, तो कुछ अटपटा सा मुझे लग रहा है ना। इसलिए मैंने आपको क्या सजेस्ट किया कि आप इस तरह ना करके आप इस तरह पहले लिख लो y अपॉन 1.5 इक्वल टू 1.6, देन y इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, आप इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा? 2.40। देख लेना कैलकुलेशन यही है, और 15 छक्का 90, 15 के 9 5 14, ठीक है 2.40 आएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर वैल्यू रखो ना RHS में इसके, तो y की जगह 2.4 रखोगे और नीचे क्या आएगा? 1.5। तो आप ये मत सोचना ही जीरो का, देखो डेसिमल के बाद ये जो जीरो होते हैं ना इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ध्यान रखना। तो डेसिमल से डेसिमल ये कैंसिल हुआ, अब ये 3 5 जा 3 8 जा और 5 को डिवाइड करो तो 5 1 जा 5 3 5 6 जा, यही आएगा आंसर। ठीक, तो ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 8। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल सा है, 7x माइनस 9 इक्वल टू क्या है? 16। तो देखो यहाँ पे -9 है। अब पहले तो टर्म का डिवाइडेशन हुआ तो यहाँ मुझे मिला 1 2 3। तो देखो पहले स्टेप में हमें वेरिएबल का जो ये टर्म है इसको बचा के रखना है, और पहले और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म को ले जाओ एक जगह। तो यहां पर देखो 16 तो पहले से लिखा है, -9 है वो यहाँ के प्लस का 9 हो गया। ठीक, अब देखो 7x इक्वल टू, अभी जल्दबाजी नहीं करना, पहले इसको प्लस करिएगा। मल्टीप्लाई में मैं मना करता हूं लेकिन प्लस करने में आपको पहले प्लस करना है। कितना आ गया? 25। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25/7। तो यही आंसर हो गया इसका। आप इसमें चेक कर सकते हो, x की वैल्यू रखो यहाँ पे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 - 9 क्या होता है? 16 होता है। तो ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल सेम है कि नहीं? -8 उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा कितना? 21। तो y इक्वल टू 21/14 यानी कि 3/2। सेम प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी सेम है, इसमें लिखा 7 + 6p इक्वल टू 9। अब यहां पर क्या है? देखो वेरिएबल टर्म्स कौन सा है? 6p है ना, तो इसको सेपरेट रखो। और ये कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं, वो सभी क्या थे? इसको ले जाओ 9 के पास,
तो 9 माइनस क्या हो जाएगा ये 17 और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 6, किसका माइनस का। देन p इक्वल टू -6/6 कितना आ गया आंसर -1 आ गया। आप चेक कर लो, अगर हम -1 यहां रखें तो 17 - 6 हो जाएगा। 17 - 6, एक मिनट, ये 6 नहीं सॉरी क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा, मैंने 6 लिख दिया बाई मिस्टेक, यहाँ 8 है सॉरी। तो अब देखो 2 3 जा और 2 4 जा तो कितना आ गया ये 4/3। तो p की वैल्यू आ गई क्या -4/3। अब इसको तुम चेक कर सकते हो LHS में रख के कि 17 + 6 × -4/3। अब देखो 3 2 जा 6 तो 17 - 8 कितना हो जाएगा 8 ये, और इसको माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा 9। अब देखो हमने छोटी सी मिस्टेक यहाँ कर दी, बाई मिस्टेक हमने यहाँ क्या लिख दिया 6। तो हमने जैसे कहा यहाँ वैल्यू रख के चेक करो, मुझे पता चल गया कुछ मिस्टेक हो गई, मैंने चेक किया मुझे अपनी मिस्टेक पता चल गई। ऐसे ही आप जो वेरिएबल सॉल्व करोगे, जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो उनको इक्वेशन में रख के चेक कर लो, तो आपके लिए बिल्कुल 100% परफेक्ट हो जाएगा कि मेरा सोल्यूशन सही है। अब देखो 12th वाला भी देख लो। देखिए 12th नंबर में x/3 लिखा हुआ है, +1 = 7/15। तो यहां पर वेरिएबल टर्म्स कौन सा है x/3, कांस्टेंट टर्म ये हैं आपके दोनों। तो इनको पहले एक जगह पहुंचा दो, तो ये क्या आएगा x/3 = वेरिएबल टर्म को मैंने लेफ्ट साइड में रखा और इसको लिखा 7/15 - 1। अब इसको सॉल्व करो, तो एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे, मैं तो एलसीएम लेके नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं तो बोलूंगा 15 × 1 = 15। तो 7 - 15 कितना होता है 7 - 15 दैट इज -8। तो 8/15 आ गया। यहां तक समझ में आया? ठीक। तो अभी मैं स्टेप बताऊंगा, उससे आप करो, आगे चल के आप डायरेक्ट 3 को 15 से कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोगों की लर्निंग प्रोसेस है, इसलिए हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे x = -8/15। ये देखो 3 डिवाइड में है ना, अब ये कहां जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, इस तरह से आप लिखिए। अब देखो 3 से कैंसिल करिए, 3 5 जा तो कितना आ गया -8/5। ये समझ में आया? तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 8 -8/5। आप चेक कर सकते हो, यहां पर रख दो x की जगह क्या -8/5 और इंटू में 3 पहले से +1, तो ये कितना आ जाएगा -8/15 +1। इसको सॉल्व कर लोगे तो -8 + 15/15 और -8 और +15 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7/15 ऐसे हम लोगों ने देखो चेक कर लिया। ठीक, तो ये आया समझ में? तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो है सम एप्लीकेशंस। अब देखो एप्लीकेशन से आपकी ब्रेन की जो एक्सरसाइज है ना वो जबरदस्त होने वाली है। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन बाई चांस एक आध नंबर में आ जाए, मेन तो एक्सरसाइज आपकी 2.2 से शुरू होती है। ओके, थैंक यू।